हेलो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीआरपीसी की धारा 397 जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 438 के समरूप है। पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मांगना। बात यहां कोर्ट की है। कोर्ट से कोई भी निर्णय होता है, निर्णय होने के बाद क्या उस निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए हाईकोर्ट को शक्ति प्राप्त है या नहीं, कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जिनमें कि हाईकोर्ट की शक्तियां सीमित होती हैं, इन सारी बातों को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, कोर्ट यानी जिला कोर्ट। जिला कोर्ट में दो प्रकार के निर्णय होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के निर्णय होते हैं। पहला अंतिम निर्णय होता है, एक होता है अंतर्निहित। अंतर्निहित निर्णय भी होता है, अंतर्निहित निर्णय भी होता है। अब साथियों, अंतर्निहित जो निर्णय होता है यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि किन परिस्थितियों में पुनरीक्षण किया जा सकता है, यानी जो हाई कोर्ट हैं उनके द्वारा किन परिस्थितियों में, विशेष न्यायालय है उनके द्वारा किन परिस्थितियों में पुनरीक्षण किया जा सकता है। साथियों, इस धारा में, इस धारा की जो उपधारा 1 है, साथियों उपधारा 1 यानी सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 1 क्या कहती है? सब क्लॉज 1 कहती है कि उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश को शक्ति देती है। जो उपधारा यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 438 की जो उपधारा 1 है, एक शक्ति देती है। किसको देती है? उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश को शक्ति देती है। किस बात की शक्ति देती है? जिसके अधीन वह अपनी स्थानीय अधिकारिता वाले किसी जो विचारणीय न्यायालय वाले हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, न्यायालय के समस्त चल रही कार्रवाई के अभिलेख मंगा सकते हैं। यानी इनके अधीन जितने भी न्यायालय हैं, इनके अधीन जितने भी न्यायालय हैं, वहां जो भी कार्रवाई चल रही है उनके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो मंगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मंगा सकते हैं और उसकी परीक्षा कर सकते हैं कि जो भी न्यायालय हैं उनके द्वारा जो भी विचारण किया जा रहा, सुनवाई की जा रही है, उन डॉक्यूमेंटों को मंगा सकते हैं। उच्च न्यायालय और विशेष यानी सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंगा सकते हैं। अब साथियों देखिए, उच्च न्यायालय के अधीन तो पूरा जिला कोर्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जिला कोर्ट। और सत्र न्यायाधीश के अधीन पूरी, मतलब ये हो जाएगा एडीजी से लगा करके सीजीएम, एसीजीएम, जेएमएफसी, ये सब किसके अंतर्गत हो जाएंगे? सत्र न्यायाधीश के। तो साथियों, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपधारा 1 में ऐसी शक्ति है जो कि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश को प्राप्त है, जिसके तहत अपने अधीन जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनसे डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, उनका परीक्षण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मंगा सकते हैं और परीक्षण भी कर सकते हैं। साथियों, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण की शक्ति का उल्लेख किया गया। ये जो धारा है 438, यह धारा किस बात के लिए है ये जानना भी बहुत जरूरी है। अभी हमने आपको क्या बताया? डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं। क्यों मंगा सकते हैं? पुनरीक्षण यानी रिवीजन कर सकते हैं, उसके लिए। अब साथियों, थोड़ा सा और हम इसमें डिटेल में जाएंगे इसी धारा के बारे में। देखिए, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण यानी रिवीजन, अगर हम पुनरीक्षण को इंग्लिश में देखेंगे तो उसको इंग्लिश में रिवीजन बोलेंगे। पुनरीक्षण, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अभी हमने जो शक्ति बताई, उच्च न्यायालय और किसको? सत्र न्यायालय को शक्ति प्राप्त है, पुनरीक्षण कर सकते हैं। पुनरीक्षण संबंधी शक्ति सेशन न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। अभी हमने आपको क्या बताया कि यह जो शक्ति है पुनरीक्षण की, रिवीजन की, यह किसको प्राप्त है? सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। साथ ही साथ जो भी अधीनस्थ न्यायालय है उनसे डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, जांच कर सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। परंतु एक चीज है, ऐसे अभिलेख मंगाते समय वह यह निर्देश दे सकते हैं कि अभिलेखों का परीक्षण लंबित रहने तक दंडादेश का निष्पादन निलंबित रखा जाए। जो भी डॉक्यूमेंट मंगाए गए हैं उच्च न्यायालय के द्वारा और सत्र न्यायालय के द्वारा,
उनको देखने के बाद इनके द्वारा आदेश किया जा सकता है। क्या आदेश किया जा सकता है? निर्देश दे सकते हैं कि परीक्षण लंबित रहने तक, यानी जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास आए हैं उनकी सुनवाई लंबित रहने तक, जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, सुनवाई लंबित रहने तक, सुनवाई लंबे रहने तक, सुनवाई लंबित यानी पेंडिंग रहने तक दंडादेश का जो भी निष्पादन है निलंबित रखा जाए। यानी जो भी सजा, दंडादेश, जो भी आदेश दिया जाने वाला है उसको क्या किया जाएगा? निलंबित यानी रोका हुआ माना जाएगा। और यदि अभियुक्त परिरोध में है तो उसे जमानत या बंद पत्र पर छोड़ दिया जाए। अगर अभियुक्त जेल में है तो उसको जमानत या बंद पत्र पर छोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जमानत या बंद पत्र पर छोड़ दिया जाए। उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय को शक्ति प्राप्त है इस प्रकार के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय को दे सकते हैं। सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वे कार्यपालिक हो या न्यायिक हो, सभी मजिस्ट्रेट यानी सभी मजिस्ट्रेट यानी चाहे वो सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वो कार्यपालिक हो या न्यायिक हो, सभी मजिस्ट्रेट चाहे वो कार्यपालिक हो या न्यायिक हो के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय के अधीनस्थ माने जाएंगे। मतलब ये सब सेशन न्यायालय के अधीनस्थ माने जाएंगे, चाहे वो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हो चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट हो। जहां सेशन न्यायालय ने अपीली न्यायालय के रूप में कार्य किया हो, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, जेएमएफसी ने कोई निर्णय सुनाया, उसके बाद अपील होगी। कहां होगी अपील? सेशन न्यायालय में। कहां होगी? सेशन न्यायालय में अपील होगी। तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि जहां सेशन न्यायालय ने अपीली न्यायालय के रूप में कार्य किया हो तथा अंतिम दंडादेश पारित कर दिया हो तो उसके द्वारा पारित दंडादेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन केवल उच्च न्यायालय में किया जा सकेगा। यानी जिसमें सेशन न्यायालय ने अपीली न्यायालय का काम किया हो और फिर उस सेशन न्यायालय ने भी उस आदेश की पुष्टि करते हुए दंडादेश को, जो भी अंतिम दंडादेश पारित कर दिया हो, तो फिर कहां सुनवाई होगी? उच्च न्यायालय में होगी। कहां होगी? उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। साथियों, एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि ये जो शक्ति है इसका प्रयोग, ये जो शक्ति है रिवीजन की, इसका प्रयोग कब कब किया जा सकता है, किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। साथियों, ये पहली कंडीशन है कब किया जा सकता है? जब अधीनस्थ, जो भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय हैं, जो भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय हैं, अधीनस्थ विचारण न्यायालय का निर्णय, जो भी निर्णय हुआ है, निर्णय कैसा हो? सरासर गलत हो, सरासर गलत या त्रुटिपूर्ण हो। कैसा हो? गलत हो या त्रुटिपूर्ण हो। ऐसी स्थिति में भी क्या किया जा सकता है? पुनरीक्षण किया जा सकता है। दूसरी स्थिति, जहां निचले न्यायालय से संबंधित, यानी जहां पर जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय ने संबंधित कानून और विधि प्रावधानों का उचित अर्थान्वयन या निर्वचन न किया हो। उचित रूप से जो विधि है, कानून है, उसका सही तरीके से अर्थान्वयन न किया हो, यानी जो जैसा आदेश होना चाहिए वैसा न किया हो। तीसरी चीज है, साक्ष्य को अभिलिखित करने में गलत तरीके अपनाए गए हों, यानी साक्ष्य जो लिए गए हैं, जो लिखे जाते हैं साक्ष्य, साक्ष्य को लिखे जाने के तरीके हैं वो क्या हो? गलत हो, तब भी रिवीजन हो सकता है। उसके बाद जहां पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक का यथोचित ध्यान रखा गया हो, इसका दुरुपयोग किया गया हो, यानी जब दुरुपयोग किया गया हो, जब दुरुपयोग किया गया हो उस स्थिति में भी रिवीजन हो सकता है। जहां पर अधीनस्थ न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा प्राकृतिक सिद्धांत जो हैं उनका उल्लंघन किया गया हो, प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया हो। और साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि
जहां पर दंडादेश आदेश अवैध या अनुचित हो, जो आदेश है वो अवैध हो और कैसा हो, अनुचित हो, तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। और जहां पर जो अधिकार है, अभियुक्त के अधिकार है, उनका हनन हुआ हो, क्या हुआ हो, उनका हनन हुआ हो, अभियुक्त को जो अधिकार प्राप्त है उनका क्या हुआ हो, हनन हुआ हो, ऐसी स्थिति में भी क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। साथियों, ये हमने कुछ आधार बताए जिन आधारों में क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। ये साथियों, ये उपधारा 1 के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं उपधारा 2 क्या कहती है। उपधारा 2 भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि उपधारा 2 अंतर्निहित आदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है, अंतर्निहित आदेश से संबंधित है। अब साथियों थोड़ा सा हम जान लेते हैं अंतर्निहित और अंतिम आदेश में क्या अंतर है। उपधारा 2 किसकी, 438 की। इसके अधीन, उपधारा 2 के अधीन पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग, यानी जो रिवीजन की शक्ति है, पुनरीक्षण की जो शक्ति है, पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध नहीं किया जा सकेगा। पुनरीक्षण जो शक्ति है इसका प्रयोग, जो इसका प्रयोग है वो अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। अब साथियों ये अंतर्वर्ती आदेश क्या होता है। अंतर्वर्ती आदेश ये ऐसे आदेश होते हैं जो फाइनल नहीं होते। जैसे मान लीजिए पुलिस ने क्या की, एफआईआर रजिस्टर्ड की। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद आरोपी को अरेस्ट किया, कोर्ट में पेश कर दिया गया। ठीक है, अरेस्ट करके कोर्ट ने क्या कर दी, जमानत दे दी। अब जब जमानत दे दी तो ये अंतर्निहित निर्णय हो गया। इसको फिर इसके विरुद्ध कोई भी क्या नहीं किया जाएगा, इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी विशेष जो भी विचारण न्यायालय है उसको यह शक्ति प्राप्त है कि अंतर्निहित आदेश कर सकते हैं। लेकिन इस अंतर्निहित आदेश में विधि और न्याय जो यथोचित है उन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन इस उपधारा में यह जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है सेशन न्यायालय को, वही ऐसी शक्ति प्राप्त है जिस पर हस्तक्षेप हाईकोर्ट भी नहीं करती है। कब नहीं करती है, केवल अंतर्निहित आदेश में नहीं करती है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कब कर सकती है वो भी हम आपको बताएंगे। साथियों, जहां आदेश अंतर्वर्ती है तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण संबंधी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि अंतर्निहित शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब न्यायालय के निर्देश से कोई विधिक उपबंध ना हो। मतलब कब किया जा सकता है, जब कोई विधिक उपबंध ना हो, यानी कानून का सही तरीके से ये उपयोग ना किया गया हो या आदेश अवैध हो, वहां पर या कार्रवाई अवैध हो, तब किया जा सकता है। अतः विधिक उपबंधों की विधिमान्यता में अंतर्निहित शक्ति का उपयोग अनुचित होगा। किंतु इस संदर्भ में 2 बात पृथक पृथक बताए गए हैं। एक है मधु लिमने बनाम महाराष्ट्र राज्य का बाद है। एक साथियों कुछ निर्णय हैं, जैसे पहला है मधु लिमने बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें क्या हुआ था, इस बात में विनिश्चित किया गया कि उच्च न्यायालय अंतर्निहित शक्ति के अधीन अंतर्वर्ती आदेशों के बाबत पुनरीक्षण का आवेदन स्वीकार कर सकती है। यानी अंतर्निहित जो ऑर्डर हुआ है उसके अगेंस्ट अगर कोई अपील होती है तो उसके लिए क्या कर सकती है, आवेदन को स्वीकार कर सकती है। उसके बाद एक अमरनाथ का जजमेंट है, अमरनाथ बनाम हरियाणा राज्य।
अमरनाथ बनाम हरियाणा राज्य के बाद में न्यायालय ने इसके विपरीत निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया विपरीत? कि अंतर्निहित शक्ति का उपयोग रिवीजन के लिए अंतर्वर्ती आदेश के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। उक्त वादों के परस्पर विरोधी विनिश्चयों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रथम स्थिति में न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है। यानी सीधी सी बात है कि जो अंतर्वर्ती आदेश है विचारण न्यायालय के द्वारा दे दिया गया है, फिर उसके विरुद्ध हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि आरोपी को अरेस्ट किया गया है, अगर विचारण न्यायालय ने जमानत दे दी है तो फिर वो अंतर्वर्ती आदेश है, चूंकि अंतिम नहीं है, अंतिम आदेश फाइनल होता है। साथियों, ये हमने आपको सब क्लॉज 2 बता दिया। सब क्लॉज 2 में वो सारे फैक्ट जो महत्वपूर्ण थे वो भी हमने आपको बता दिए, 2 जजमेंट भी बता दिए, और जिसमें कि विरोधाभासी निर्णय हुए हैं। अब हम आपको सब क्लॉज 3 बता देते हैं। इसका सब क्लॉज 3 के अनुसार क्या है, सब क्लॉज 3 जो क्या कहता है ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सब क्लॉज 3 के अनुसार यदि एक बार पुनरीक्षण आवेदन, एक बार रिवीजन यानी जो भी पुनरीक्षण आवेदन, एक बार पुनरीक्षण आवेदन सेशन न्यायालय में दाखिल कर दिया गया तो उसे दोबारा उच्च न्यायालय में, जैसे मान लीजिए एक बार आपने सेशन न्यायालय में आवेदन कर दिया, अगर आपने सेशन न्यायालय में आवेदन कर दिया है तो इस हेतु दोबारा उच्च न्यायालय में आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? उच्च न्यायालय में आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा अगर सेशन न्यायालय में आवेदन कर दिया गया है। किसके लिए? रिवीजन के लिए। अगर मान लीजिए पुनरीक्षण आवेदन सीधे उच्च न्यायालय को किया जा सकता है तथा इसे सेशन न्यायालय में भी फाइल किया जा सकता है। अब देखिए, पहली कंडीशन क्या है? अगर सेशन न्यायालय में कर दिया तो फिर उच्च न्यायालय में नहीं करेंगे, सीधे आप उच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं। पुनरीक्षण आवेदन सीधे उच्च न्यायालय को किया जा सकता है। कहां किया जा सकता है? डायरेक्ट उच्च न्यायालय को किया जा सकता है तथा इसे सेशन न्यायालय में भी फाइल किया जा सकता है। आशा यह है कि आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय में जाने के पहले पक्षकार सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करे। यदि सेशन न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया है तो इसे पुनः उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण हेतु फाइल किया जाना वर्जित है। अगर सेशन न्यायालय में आवेदन किया और इस पुनरीक्षण आवेदन को सेशन न्यायालय ने कैंसिल कर दिया तो फिर उच्च न्यायालय में पुनः वर्जित है। सीधी सी बात यह है। परंतु उच्च न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, चूंकि संशोधन हो चुका है, 1 जुलाई से नया कानून आ चुका है, ऐसी स्थिति में बहुत से सेक्शन हैं जिनमें बदलाव हुआ है। तो इस स्थिति में स्पष्ट रूप से हम आपको बता दें कि जहां पर पहले सीआरपीसी की धारा 482 का उपयोग होता था, अब उस जगह पे सीआरपीसी की धारा 482 एक ऐसी शक्ति प्राप्त थी हाईकोर्ट को जिसमें कि डायरेक्ट उसमें इंटरफेयर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसकी जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 का उपयोग होता है। यानी उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियों के व्याप्ति का अधिकार प्राप्त है। तो साथियों, ये हमने आपको तीनों सब क्लॉज बता दिए। पहली कंडीशन में किन आधारों पर रिवीजन किया जा सकता है, दूसरी कंडीशन में पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग अगर अंतर्निहित आदेश है तो उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता। तीसरा हमने आपको बताया कि अगर सेशन न्यायालय में रिवीजन लगाया है और सेशन न्यायालय ने कैंसिल किया तो फिर आप उच्च न्यायालय में आवेदन नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ऐसा इसमें प्रावधान है। तो साथियों, ये हमने आपको सीआरपीसी की धारा 397, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 438 के समरूप है जो वो हमने आपको बताया। कई ऐसे जजमेंट हैं जिनमें माननीय हाईकोर्ट ने सेशन न्यायालय के निर्णय को सही मानते हुए अंतर्वर्ती आदेश मानते हुए उन पर हस्तक्षेप नहीं किया है। हमने पहले भी ऐसे केस बताए हुए हैं। तो जिन साथियों ने हमारे पुराने केस नहीं देखे हैं, चैनल में जाकर देख सकते हैं, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।